नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मास्टर क्लास यूट्यूब चैनल में। अगर आप भारत के किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें सामान्य अध्ययन के प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और सामान्य अध्ययन से संबंधित सभी बेस्ट वीडियोस हमारे चैनल से प्राप्त करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये वीडियोस बड़े ही मेहनत से आपके लिए बनाए जाते हैं ताकि आपको बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कराया जा सके। क्वेश्चंस के आंसर आप साथ साथ कमेंट बॉक्स में लिखते चलिए ताकि आपकी प्रैक्टिस होती जाए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान के भाग एवं अनुच्छेद। भारतीय संविधान में विभिन्न प्रकार के भाग हमको देखने को मिलते हैं और अनुच्छेद देखने को मिलते हैं। इन्हीं से संबंधित हम टॉप 30 क्वेश्चंस देखेंगे जो कि आपकी प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आज का पहला प्रश्न है, संविधान के भाग 1 का विषय क्या है? आपको बताना है कि संविधान के भाग 1 का विषय क्या है। ऑप्शन नंबर 1 नागरिकता, ऑप्शन नंबर 2 मौलिक अधिकार, ऑप्शन नंबर 3 संघ और राज्य क्षेत्र, ऑप्शन नंबर 4 नीति निर्देशक तत्व। इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 संघ और राज्य क्षेत्र। संघ और राज्य क्षेत्र। संविधान के भाग 1 में भारतीय संघ और उसके राज्य क्षेत्रों की संपूर्ण जानकारी मिलती है। इस भाग के अंतर्गत 4 अनुच्छेद होते हैं। आपको ये याद रखना है कि भाग 1 के अंतर्गत 4 अनुच्छेद आते हैं, जबकि नागरिकता जो है, नागरिकता भाग 2 में आता है, मौलिक अधिकार भाग 3 में आता है, नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में आते हैं। तो आपको इस पॉइंट को याद रखना है। इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 संघ और राज्य क्षेत्र। आप इस पॉइंट को ज़रूर याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 2, किस अनुच्छेद के तहत नए राज्य का निर्माण एवं वर्तमान राज्य के सीमा और क्षेत्र में परिवर्तन करते हैं? आपको बताना है कि किस अनुच्छेद के तहत नए राज्यों का निर्माण किया जाता है और वर्तमान राज्यों की सीमाओं में और क्षेत्रों में परिवर्तन किया जाता है। पहला ऑप्शन अनुच्छेद 1, दूसरा ऑप्शन अनुच्छेद 2, तीसरा ऑप्शन अनुच्छेद 3, चौथा ऑप्शन अनुच्छेद 4। इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 ही वह अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत किसी भी नए राज्य का निर्माण किया जाता है एवं वर्तमान राज्यों की सीमाओं में और क्षेत्रों में परिवर्तन किया जाता है। तो इस पॉइंट को ज़रूर याद रखेंगे। अनुच्छेद क्रमांक 3, यही अनुच्छेद भारतीय संविधान के भाग 1 के अंतर्गत आता है, जैसा कि हमने आपको पिछले क्वेश्चन में बता दिया। अनुच्छेद 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान के भाग 2 का विषय क्या है? आपको बताना है कि भारतीय संविधान के भाग 2 का विषय क्या है। ऑप्शन नंबर 1 संघ और राज्य क्षेत्र, ऑप्शन नंबर 2 नागरिकता, ऑप्शन नंबर 3 मौलिक अधिकार, ऑप्शन नंबर 4 नीति निर्देशक तत्व। इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 नागरिकता। भारतीय संविधान के भाग 2 का विषय है नागरिकता। आपको याद रखना है, नागरिकता इसका अर्थ होता है कि प्रत्येक भारत में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति भारतीय नागरिक होगा। उसको ये नागरिकता संविधान के भाग 2 के तहत दी जाती है। तो इस पॉइंट को आप ज़रूर याद रखेंगे कि भाग 2 का विषय है नागरिकता। जबकि हमने बता चुका है आपको कि संघ एवं राज्य क्षेत्र भाग 1 के अंतर्गत आता है, मौलिक अधिकार भाग 3 के अंतर्गत आता है और नीति निर्देशक तत्व भाग 4 के अंतर्गत आते हैं। इस पॉइंट को याद रखना है। इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 नागरिकता। अगला प्रश्न देखते हैं। किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार है? आपको बताना है कि नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार संसद को किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है। ऑप्शन नंबर 1 अनुच्छेद 10, ऑप्शन नंबर 2 अनुच्छेद 11, ऑप्शन नंबर 3 अनुच्छेद 12, ऑप्शन नंबर 4 अनुच्छेद 13। इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 अनुच्छेद 11। अनुच्छेद 11 ही वह अनुच्छेद है जिसके तहत संसद को नागरिकता संबंधी कोई भी कानून बनाने का अधिकार मिलता है। इस पॉइंट को ज़रूर याद रखेंगे।
जबकि अनुच्छेद 10 के अंतर्गत आपका विषय है, मैं आपको बतला देता हूँ। अनुच्छेद 10 के अंतर्गत विषय आता है संसद द्वारा नागरिकता विनिमय किया जाना, संसद द्वारा नागरिकता का विनिश्चय किया जाना। अनुच्छेद 12 के अंतर्गत आता है, अनुच्छेद 12 और 13 जो हैं ये आपके भाग 3 के अंतर्गत आ जाते हैं। तो इस बात को आपको याद रखना है। इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद क्रमांक 11। इस पॉइंट को आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 5, संविधान के भाग 3 का विषय क्या है? आपको बताना है कि भारतीय संविधान के भाग 3 का विषय क्या है। ऑप्शन नंबर 1 संघ एवं राज्य क्षेत्र, ऑप्शन नंबर 2 नागरिकता, ऑप्शन नंबर 3 मौलिक अधिकार, ऑप्शन नंबर 4 नीति निर्देशक तत्व। इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 मौलिक अधिकार। भाग 3 ही वह भाग है जिसके अंतर्गत मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया है। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कुल 12 से लेकर के 35 अनुच्छेद आते हैं। अनुच्छेद क्रमांक 12 से 35 तक का जो अनुच्छेद होते हैं ये भाग 3 मौलिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं। तो इस पॉइंट को आपको ज़रूर याद रख लेना है कि भाग 3 का विषय है मौलिक अधिकार, जो कि भारत में रहने वाले प्रत्येक नागरिक को प्राप्त हैं। मौलिक अधिकार, आपको इस पॉइंट को याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं? आपको बताना है कि वर्तमान में संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं। ऑप्शन नंबर 1 3 अधिकार, ऑप्शन नंबर 2 4 अधिकार, ऑप्शन नंबर 3 5 अधिकार, ऑप्शन नंबर 4 6 अधिकार। इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 6 अधिकार। 6 अधिकार हैं भारतीय संविधान में वर्तमान में, जो कि नागरिकों को दिए जाते हैं मौलिक अधिकार। मैं इनके आपको नाम बतला देता हूँ। पहला मौलिक अधिकार है समानता का अधिकार। पहला मौलिक अधिकार है समानता का अधिकार। दूसरा मौलिक अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा मौलिक अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण विरुद्ध अधिकार। चौथा मौलिक अधिकार है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवा मौलिक अधिकार है शिक्षा का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। और छठा मौलिक अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचार। तो इन 6 मौलिक अधिकारों के नाम आपको जरूर याद रखना है। कोई ना कोई एग्ज़ाम में आपको ज़रूर पूछ दिया जाएगा कि मौलिक अधिकारों के नाम बताइए या फिर कितने मौलिक अधिकार होते हैं। तो इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन क्रमांक 4 6 मौलिक अधिकार। आपको ये भी याद रखना है कि जब मूल संविधान लिखा गया था 1950 में, तब उसमें 7 मौलिक अधिकार थे, जिसमें एक संपत्ति का अधिकार भी शामिल था। संपत्ति का अधिकार, जिसे 1978 में मौलिक अधिकार से निकाल करके एक वैधानिक अधिकार बना दिया गया। तो आपसे अगर कोई पूछे कि वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं, तो उसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 6 मौलिक अधिकार। इस पॉइंट को आपको ज़रूर याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 7, किस अनुच्छेद के तहत विधि के समक्ष समानता मिलती है? आपको बताना है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत विधि के समक्ष, इसका अर्थ होता है कानून के समक्ष सब कोई समान है, ये कौन सा अनुच्छेद बताता है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 12वां अनुच्छेद, ऑप्शन नंबर 2 13वां अनुच्छेद, ऑप्शन नंबर 3 14वां अनुच्छेद, ऑप्शन नंबर 4 15वां अनुच्छेद। इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 14वां अनुच्छेद। अनुच्छेद क्रमांक 14 ही वह अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को विधि के समक्ष समानता दी जाती है। विधि के समक्ष समानता का अर्थ है कि कानून के सामने, भारतीय कानून के सामने हर व्यक्ति बिल्कुल बराबर होगा, किसी में कोई असमानता नहीं होगी। विधि के समक्ष समानता का जो अधिकार है, ये मौलिक अधिकार समानता के अधिकार के अंतर्गत आता है। समानता का जो मौलिक अधिकार है, इसी के अंतर्गत अनुच्छेद क्रमांक 14 को शामिल किया गया है, जिसमें विधि के समक्ष समानता दी जाती है। तो इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद क्रमांक 14, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 8, किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता का अंत किया जाता है? आपको बताना है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता का अंत किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 अनुच्छेद 15, ऑप्शन नंबर 2 अनुच्छेद 16, ऑप्शन नंबर 3 अनुच्छेद 17, ऑप्शन नंबर 4 अनुच्छेद 18।
इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, अनुच्छेद क्रमांक 17। अनुच्छेद 17 ही वह अनुच्छेद है जिसके तहत अस्पृश्यता का अंत किया जाता है। अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत। छुआछूत के तहत छुआछूत का अंत होता है। इसके तहत आपको ज्ञात होगा कि पहले के ज़माने में, आपके आज़ादी के पहले, मतलब से पहले के समय में बहुत छुआछूत हुआ करता था। निम्न दर्जे के जो पिछड़े वर्ग, जो पिछड़े अपने समाज के लोग थे, उनके साथ बहुत ही छुआछूत होता था। तो इसी को अंत करने के लिए, इसी को ख़त्म करने के लिए भारतीय संविधान में अनुच्छेद 17 को जोड़ा गया, जिसके अंतर्गत अस्पृश्यता का अंत होता है। अस्पृश्यता का अंत होता है, तो इसको बिल्कुल याद रख लेंगे आप। इसके लिए सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद क्रमांक 17, अस्पृश्यता का अंत। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 9। किस अनुच्छेद के तहत अभिव्यक्ति की आज़ादी या फिर स्वतंत्रता मिलती है? आपको बताना है कि किस अनुच्छेद के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिलती है। ऑप्शन नंबर 1 अनुच्छेद 16, ऑप्शन नंबर 2 अनुच्छेद 17, ऑप्शन नंबर 3 अनुच्छेद 18, ऑप्शन नंबर 4 अनुच्छेद 19। इसके लिए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अनुच्छेद क्रमांक 19। अनुच्छेद 19 ही वह अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत अभिव्यक्ति या फिर वाक स्वतंत्रता मिलती है। वाक का अर्थ होता है बोलने की। वाक स्वतंत्रता मिलती है। तो इस पॉइंट को आपको याद रखना है। अनुच्छेद 19 के तहत वाक स्वतंत्रता मिलती है। वहीं आपको बाकी अनुच्छेदों के बारे में बता देता हूँ मैं। अनुच्छेद 16 के अंतर्गत लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। अनुच्छेद 16 बोलता है कि प्रत्येक व्यक्ति, भारत के प्रत्येक व्यक्ति को अवसर की समानता, प्रत्येक क्षेत्र में अवसर की समानता देता है अनुच्छेद क्रमांक 16। अनुच्छेद 17 जैसे हमने बता दिया पिछले क्वेश्चन में, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत करता है। अनुच्छेद 18 क्या बोलता है? अनुच्छेद 18 बोलता है कि उपाधियों का अंत। कोई भी व्यक्ति अपने नाम के साथ अपनी उपाधि नहीं लगाएगा, उपाधियों का अंत करता है। जबकि अनुच्छेद 19 बोलता है वाक स्वतंत्रता। तो इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद क्रमांक 19, वाक स्वाधीनता या फिर वाक स्वतंत्रता, ऑप्शन नंबर 4। इस पॉइंट को ज़रूर याद रखेंगे आप। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किन अनुच्छेदों को आपातकाल की स्थिति में भी निलंबित नहीं किया जा सकता? आपको बताना है कि इनमें से कौन से अनुच्छेद हैं जिनको आपातकाल की स्थिति में भी निलंबित नहीं कर सकते हैं। जब भी राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो उस समय में इन अनुच्छेदों को, जो इनमें से कौन से अनुच्छेदों को निलंबित नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर 1 अनुच्छेद 19 एवं अनुच्छेद 20, ऑप्शन नंबर 2 अनुच्छेद 20 एवं अनुच्छेद 21, ऑप्शन नंबर 3 अनुच्छेद 21 एवं अनुच्छेद 22, ऑप्शन नंबर 4 अनुच्छेद 22 एवं अनुच्छेद 23। इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन क्रमांक 2 अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 ही वह अनुच्छेद है जिनको आपातकाल की स्थिति में भी निलंबित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 20 क्या कहता है आपको बतला देते हैं। अनुच्छेद 20 कहता है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 20 बोलता है कि अपराधों के कोई भी अपराध के संदर्भ में दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण देता है, वो तो तुरंत गिरफ्तारी से बचाता है वो, अनुच्छेद 20। और अनुच्छेद 21 बोलता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। दैहिक स्वतंत्रता का मतलब प्राइवेसी बोल सकते हैं, प्राण का अधिकार मतलब जीने का अधिकार देता है आपको अनुच्छेद 21। तो इस पॉइंट को जरूर याद रखेंगे। अनुच्छेद क्रमांक 20 और 21 को आपातकाल की स्थिति में भी निलंबित नहीं किया जा सकता। बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इस पॉइंट को आप ज़रूर याद रखेंगे, अनुच्छेद 20 और 21। इस पॉइंट को आपको याद रखना है। अनुच्छेद 20 और 21 को मौलिक अधिकार स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत लाया जाता है। स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत लाया जाता है मौलिक अधिकार 20-21 को। तो इस पॉइंट को याद रखेंगे। इसके लिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 20 और 21। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 11, किस अनुच्छेद के तहत बाल श्रमिक का प्रतिषेध होता है? आपको पता है कि हमारे देश में बाल श्रमिक मतलब छोटे बच्चों को कल कारखानों में काम करने, जो भी काम देता है वो एक प्रकार का अपराध हो जाता है। तो इसको आप याद रखेंगे कि आप हमारे देश में बाल जो श्रमिक है वो एक प्रकार का अपराध है, उसका प्रतिषेध होता है। तो आपको वही बताना है कि किस अनुच्छेद के तहत बाल श्रमिक का प्रतिषेध होता है। ऑप्शन नंबर 1 अनुच्छेद 23, ऑप्शन नंबर 2 अनुच्छेद 24, ऑप्शन नंबर 3 अनुच्छेद 25, ऑप्शन नंबर 4 अनुच्छेद 26। इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2
अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 ही वह अनुच्छेद जिसके तहत बाल श्रमिक का प्रतिषेध होता है और इसी के तहत कल कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध होता है। इसका मतलब है कि कल कारखाने, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज़ में छोटे बच्चों को काम के लिए नहीं रखा जा सकता है। इस पॉइंट को याद रखेंगे। बाल श्रमिक का प्रतिषेध होता है अनुच्छेद 24 के अंतर्गत। तो इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 24, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 12। किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है? आपको बताना है कि निम्न में से कौन से अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि हमारे संविधान के निर्माता हैं, उन्होंने संविधान की आत्मा कहा है। पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 32, दूसरा ऑप्शन अनुच्छेद 33, तीसरा ऑप्शन अनुच्छेद 34, चौथा ऑप्शन अनुच्छेद 35। इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 को ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। अनुच्छेद 32 क्या कहता है? अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार देता है। जैसा कि हमने आपको पिछले क्वेश्चन से बता दिया है कि अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। इसके तहत अनुच्छेद 32 आता है। अनुच्छेद 32 मतलब संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचार। इस पॉइंट को आप ज़रूर याद रखेंगे। या तो आपको डायरेक्टली पूछ सकता है कि अनुच्छेद 32 का विषय क्या है, या फिर पूछ सकता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को कहा है। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद क्रमांक 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ऑप्शन नंबर पहला। इस क्वेश्चन को ज़रूर याद रख लेंगे, आपके एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी हो सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 13। भाग 4 का विषय क्या है? आपको बताना है कि भारतीय संविधान के भाग 4 का विषय क्या है। ऑप्शन नंबर 1 संघ एवं राज्य क्षेत्र, ऑप्शन नंबर 2 मौलिक अधिकार, ऑप्शन नंबर 3 नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन नंबर 4 मौलिक कर्तव्य। इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्वों को ही भाग 4 के अंतर्गत शामिल किया गया है। नीति निर्देशक तत्व एक प्रकार से आपको एक मतलब राज्य को, किसी भी राज्य या फिर किसी भी शासन को, एक क्या बोल सकते हैं हम, एक आदर्श राज्य बनाने के लिए भाग जोड़ा गया है कि एक आदर्श राज्य किस प्रकार का होना चाहिए। ये हमको बताता है भाग क्रमांक 4 नीति निर्देशक तत्व। इसमें बताया जाता है कि एक राज्य की नीतियाँ कैसी होनी चाहिए। तो इस पॉइंट को ज़रूर याद रख लेंगे। भाग 4 में बताया जाता है नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 14। किस अनुच्छेद के तहत ग्राम पंचायतों के संगठन का प्रावधान किया गया है? आपको बताना है किस अनुच्छेद के तहत ग्राम पंचायतों का गठन किया जाता है। ऑप्शन नंबर पहला 38वां अनुच्छेद, ऑप्शन नंबर 2 39 अनुच्छेद, ऑप्शन नंबर 3 40वां अनुच्छेद, ऑप्शन नंबर 4 41वां अनुच्छेद। इसके लिए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 40वां अनुच्छेद। अनुच्छेद 40 के अंतर्गत ही ग्राम पंचायत या फिर ग्राम पंचायत एवं या फिर ग्राम सभा का संरचना या फिर गठन किया जाता है। इस पॉइंट को आप याद रख लेंगे। जबकि अनुच्छेद 38 बोलता है राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। अनुच्छेद 38 बोलता है कि कोई भी राज्य लोक कल्याण के लिए अलग अलग नियम बनाएगा। अनुच्छेद 39 बोलता है राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व बताए गए हैं जो कि राज्य को अनुसरण करने पड़ेंगे। अनुच्छेद 40 बोलता है पंचायतों का संगठन बोलता है। अनुच्छेद 41 बोलता है कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार, मतलब पेंशन का अधिकार देता है अनुच्छेद 41। तो इस पॉइंट को बिल्कुल याद रख लेंगे। इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 अनुच्छेद 40। इसको आप पॉइंट ज़रूर याद रख लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 15। किस अनुच्छेद के तहत समान नागरिक संहिता का प्रावधान किया गया है? किस अनुच्छेद के तहत समान नागरिक संहिता का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन नंबर 1 अनुच्छेद 43, ऑप्शन नंबर 2 अनुच्छेद 44, ऑप्शन नंबर 3 अनुच्छेद 45, ऑप्शन नंबर 4 अनुच्छेद 46। इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 के अंतर्गत ही समान नागरिक संहिता का प्रावधान किया गया है। समान नागरिक संहिता का अर्थ है कि सबके लिए समान कानून। समान नागरिक संहिता का अर्थ है सभी नागरिकों के लिए समान कानून।
समान नागरिक संहिता आती है अनुच्छेद क्रमांक 44 के अंतर्गत। समान नागरिक संहिता अनुच्छेद क्रमांक 44 के अंतर्गत आती है। तो इस पॉइंट को आपको ज़रूर याद रख लेना है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 16। मूल कर्तव्य किस अनुच्छेद में शामिल है? आपको बताना है कि मूल कर्तव्यों को किस अनुच्छेद के तहत शामिल किया गया है। मूल कर्तव्यों को, पहला ऑप्शन अनुच्छेद 51 क, दूसरा ऑप्शन अनुच्छेद 51 ख, ऑप्शन नंबर 3 51 ग, ऑप्शन नंबर 4 51 घ। इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा पहला ही ऑप्शन अनुच्छेद 51 क। 51 क के अंतर्गत ही मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। इस मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत अनुच्छेद 51 क को शामिल किया गया है, जिसमें मूल कर्तव्य जो कि प्रत्येक देश के प्रत्येक नागरिक के कौन से कर्तव्य होने चाहिए अपने देश के प्रति, उसको शामिल किया गया है। 1976 में 42वां संविधान संशोधन के अंतर्गत 51 क को शामिल किया गया है। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य का कोई पार्ट था ही नहीं, इसको शामिल किया गया है 42वां संविधान संशोधन के अंतर्गत 1976 में। तो इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 51 क। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 17। भारत के राष्ट्रपति पर किस अनुच्छेद के तहत महाभियोग चलाया जाता है? आपको बताना है कि अगर भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाया जाना है तो किस अनुच्छेद के तहत संसद में महाभियोग चलाया जाएगा। पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 60, दूसरा अनुच्छेद 61, तीसरा अनुच्छेद 62, चौथा अनुच्छेद 63। इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 ही वह अनुच्छेद है जिसके तहत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है। महाभियोग चलाया जाता है। महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाती है, आपको ये भी याद रखना है, महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाती है भारतीय संसद में। भारतीय संसद में महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाती है। इस पॉइंट को याद रखना है। अनुच्छेद 61 के तहत देश के राष्ट्रपति पर, भारत के राष्ट्रपति पर अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग चलाया जाता है, जिसके तहत अगर वो पास हो गया तो राष्ट्रपति पद से मुक्त हो जाएंगे। अपने भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग चलाने के लिए अनुच्छेद 61 लगाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 18। किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है? आपको बताना है कि किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। ऑप्शन नंबर 1 अनुच्छेद 70, ऑप्शन नंबर 2 अनुच्छेद 71, ऑप्शन नंबर 3 अनुच्छेद 72, ऑप्शन नंबर 4 अनुच्छेद 73। इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी या फिर ऑप्शन नंबर 3 अनुच्छेद 72। अनुच्छेद 72 के अंतर्गत ही भारत के राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। क्षमादान का अर्थ है यदि किसी अपराधी को कठोर दंड मिला है, किसी अपराधी को कठोर दंड मिला है तो उसको कम करके उसको आजीवन कारावास में चेंज किया जा सकता है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, और यह शक्ति भारत के राष्ट्रपति को देता है अनुच्छेद क्रमांक 72। इस पॉइंट को बिल्कुल आप याद रख लेंगे। क्षमादान की शक्ति जो मिली है भारत के राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 के अंतर्गत मिली है। अनुच्छेद 72 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति मिली है। इस पॉइंट को ज़रूर याद रख लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 19। राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण किस अनुच्छेद के तहत होता है? राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण किस अनुच्छेद के तहत होता है? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर 1 अनुच्छेद 84, ऑप्शन नंबर 2 अनुच्छेद 85, ऑप्शन नंबर 3 अनुच्छेद 86, ऑप्शन नंबर 4 अनुच्छेद 87। इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 अनुच्छेद 87। अनुच्छेद 87 ही वह अनुच्छेद है जिसके तहत भारत के राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण होता है। आपको याद रखना है कि भारत के राष्ट्रपति अपना विशेष अभिभाषण कब देते हैं? प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के पहले। आपको याद रखना है कि 2 कंडीशन में देते हैं, प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के पहले, प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के पहले अपना अभिभाषण देते हैं। और दूसरा एक कंडीशन होती है कि जब नए लोकसभा चुनाव होते हैं, जो भी पार्टी की सरकार बनती है, तो नए लोकसभा चुनाव होने के बाद जो प्रथम सत्र होता है उसके पहले लोकसभा
लोकसभा चुनाव के पश्चात जो प्रथम सत्र होता है उसके पहले राष्ट्रपति अपना विशेष अभिभाषण देते हैं और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के पहले भी राष्ट्रपति अपना विशेष अभिभाषण देते हैं। तो इस पॉइंट को आपको बिल्कुल ज़रूरी से याद रख लेना है। आपको एग्जाम बहुत बार पूछा जा चुका है, इसके पहले भी आने वाले सालों में भी पूछने जाने की बहुत संभावना है। राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण अनुच्छेद क्रमांक 87 के अंतर्गत होता है। इस पॉइंट को आप याद रख लेंगे, अनुच्छेद 87। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 20, अनुच्छेद 244 क किस राज्य से संबंधित है? आपको बताना है कि अनुच्छेद 244 क या फिर बोल सकते हैं अनुच्छेद 244 क किस राज्य से संबंधित है। आपका ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर 1 मेघालय, ऑप्शन नंबर 2 मणिपुर, ऑप्शन नंबर 3 असम, ऑप्शन नंबर 4 त्रिपुरा। इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 असम। असम ही वह राज्य है जिसको अनुच्छेद 244 क के अंतर्गत शामिल किया गया है। इसमें असम के लिए कुछ बातें कही गई है, वो हम आपको बता देते हैं कि असम के अनुच्छेद 244 क के अंतर्गत असम को कुछ जनजाति क्षेत्रों को समाविष्ट करने वाला स्वशासी राज्य बनाना है और उसके लिए स्थानीय विधानमंडल या मंत्रिपरिषद का गठन करना है। इस अनुच्छेद के तहत असम के लिए स्थानीय मतलब राज्य स्तर पर, स्थानीय विधानमंडल मतलब विधानसभा, विधानमंडल एवं मंत्रिपरिषद जैसे प्रत्येक राज्य में होता है उसी प्रकार से असम में भी मंत्रिपरिषद और विधानमंडल का प्रावधान किया गया है और उसको एक स्वशासी राज्य, जनजाति क्षेत्रों को समाविष्ट करने वाला स्वशासी मीन्स ऑटोनॉमस, स्वशासी राज्य बनाना है। तो इस पॉइंट को याद रखेंगे। इस 244 क के अंतर्गत असम राज्य के जनजाति क्षेत्रों के बारे में प्रावधान है और उसके विधानमंडल और मंत्रिपरिषद के संबंध में प्रावधान है। अनुच्छेद 244 क असम से संबंधित है। इस पॉइंट को याद रखेंगे, आने वाले एग्जाम्स में आपको पूछा जा सकता है। असम याद रख लेंगे इस पॉइंट को असम के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 21, अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ किस अनुच्छेद के तहत दी जाती है? अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ किस अनुच्छेद के तहत दी जाती हैं? ऑप्शन नंबर 1 अनुच्छेद 246, ऑप्शन नंबर 2 अनुच्छेद 247, ऑप्शन नंबर 3 अनुच्छेद 248, ऑप्शन नंबर 4 अनुच्छेद 249। इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 अनुच्छेद 248। अनुच्छेद 248 ही वह अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ प्राप्त हैं केंद्र को। केंद्र सरकार को अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ केंद्र सरकार को प्राप्त होती है। केंद्र सरकार को अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ प्राप्त होती है और यह अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ किसके तहत प्राप्त होती है? तो अनुच्छेद 248 के अंतर्गत, अनुच्छेद 248 के अंतर्गत जो कि भाग 11 में आता है। अनुच्छेद 248 जो कि भाग 11 में आता है। आप इसको, इस पॉइंट को सबको याद रखना है। तो आपको 3 पॉइंट बताएगा यहाँ पे। अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ केंद्र के पास होती है, अनुच्छेद 248 के अंतर्गत होती है और भाग 11 में आती है। इस पॉइंट को सबको आपको बिल्कुल याद रख लेना है। सही उत्तर 248। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 22, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? पहला ऑप्शन नंबर पहला अनुच्छेद 259, ऑप्शन नंबर सेकंड अनुच्छेद 260, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 262, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 263। इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 अनुच्छेद 263। अनुच्छेद 263 अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाता है। अंतर्राज्यीय परिषद एक संवैधानिक निकाय है, एक संवैधानिक परिषद है जिसका गठन भारत के राष्ट्रपति करते हैं। आपको बिल्कुल इस पॉइंट को याद रख लेना है, बिल्कुल ज़रूरी से इस पॉइंट को याद रख लेना है। भारत के राष्ट्रपति करते हैं और अंतर्राज्यीय परिषद के पदेन अध्यक्ष होते हैं भारत के प्रधानमंत्री। आपको इन सब पॉइंट्स को बिल्कुल याद रख लेना है कि अंतर्राज्यीय परिषद के पदेन अध्यक्ष होते हैं भारत के प्रधानमंत्री और इस परिषद का गठन किया जाता है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा गठन होता है, पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और गठन होता है अनुच्छेद 263 के अंतर्गत अंतर्राज्यीय परिषद। इस पॉइंट को ज़रूर याद रख लेंगे आप। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 23, आकस्मिक निधि किस अनुच्छेद के तहत बनाई जाती है?
आकस्मिक निधि किस अनुच्छेद के तहत बनाई जाती है? पहला ऑप्शन नंबर 1 अनुच्छेद 265, ऑप्शन नंबर 2 अनुच्छेद 266, ऑप्शन नंबर 3 अनुच्छेद 267, ऑप्शन नंबर 4 अनुच्छेद 268। इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 अनुच्छेद 267। 267 अनुच्छेद इसके तहत आकस्मिक निधि बनाई जाती है। आपको याद रखना है, आकस्मिक निधि का पूर्ण नियंत्रण राष्ट्रपति के पास होता है। राष्ट्रपति के पास आकस्मिक निधि का पूर्ण नियंत्रण होता है, जैसे कि नाम से ही क्लियर है। आकस्मिक स्थिति में या फिर आपातकालीन स्थिति में बोल सकते हैं, जब बहुत ही ज़रूरत है अर्थ की, पैसे की, उस स्थिति में इसका इस्तेमाल भारत के राष्ट्रपति की अनुमति से होता है। आकस्मिक निधि भारत के राष्ट्रपति के नियंत्रण में होती है, इसको याद रख लेंगे। और किस अनुच्छेद के तहत इसका बनाया जाता है? अनुच्छेद 267, अनुच्छेद 267। इस पॉइंट को ज़रूर याद रख लेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 24। वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? आपको बताना है कि भारत के वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है। ऑप्शन नंबर 1 अनुच्छेद 280, ऑप्शन नंबर 2 अनुच्छेद 281, ऑप्शन नंबर 3 अनुच्छेद 282, ऑप्शन नंबर 3 अनुच्छेद 283। इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला ही, अनुच्छेद 280। अनुच्छेद 280 के तहत ही भारत में वित्त आयोग का गठन होता है। वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो आपको बिल्कुल याद रख लेना है कि वित्त आयोग का गठन करते हैं भारत के राष्ट्रपति। आपको याद रखना है कि संवैधानिक जितने भी निकाय होते हैं भारतीय, जिनका उल्लेख भारतीय संविधान में होता है, उन सब का गठन भारत के राष्ट्रपति ही करते हैं। जितने भी आयोग हैं, परिषद है, जिनका उल्लेख भारतीय संविधान में है, उन सब का गठन भारत के राष्ट्रपति ही करते हैं। वित्त आयोग का गठन होता है प्रत्येक 5 वर्ष में होता है, और इसका गठन होता है अनुच्छेद 280 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति के द्वारा होता है वित्त आयोग का गठन, अनुच्छेद 280। इस पॉइंट को ज़रूर याद रख लेंगे, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी हो सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 25। अखिल भारतीय सेवाओं का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? आपको बताना है कि अखिल भारतीय सेवाओं का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है। अखिल भारतीय सेवाएं, जैसे कि हमारी अखिल भारतीय सेवाएं होती हैं, जैसे कि हमारे IAS होते हैं, IPS होते हैं, IFS होते हैं, ये सारी अखिल भारतीय सेवाएं हैं। तो यही आपको बताना है कि इन्हीं अखिल भारतीय सेवाओं का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है। इन्हीं अखिल भारतीय सेवाओं का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? ऑप्शन नंबर 1 अनुच्छेद 310, ऑप्शन नंबर 2 अनुच्छेद 311, ऑप्शन नंबर 3 अनुच्छेद 312, अनुच्छेद नंबर 4 अनुच्छेद 313। इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C अनुच्छेद 312, ऑप्शन नंबर C अनुच्छेद 312। इस पॉइंट को आपको बिल्कुल ज़रूर से याद रख लेना है, इस पॉइंट को आपको ज़रूर याद रख लेना है। ऑप्शन नंबर C अनुच्छेद 312। आपकी अखिल भारतीय सेवाएं होती है IAS, IPS, IFS। क्षमा करें, आसपास की बहुत सारी आवाज़ें आती रहती हैं, इसलिए मैं आपसे डिस्टर्बेंस की क्षमा मांगता हूँ। प्लीज़ इसको कंसीडर करें, इन आवाज़ों को। आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है स्क्रीन पर, आवाज़ों को पीछे की ध्यान मत दें। इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 312। इसी के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का संगठन होता है IAS, IPS और IFS। ये 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं, इनका गठन होता है अनुच्छेद 312 के अंतर्गत। तो इस प्रश्न के बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 312। इसको याद रख लेंगे। अगला पॉइंट देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 26। संघ और राज्यों में लोक सेवा आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? संघ मतलब भारत में और राज्य मतलब राज्यों में लोक सेवा आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? ऑप्शन नंबर पहला अनुच्छेद 314, ऑप्शन नंबर 2 अनुच्छेद 315, ऑप्शन नंबर 3 अनुच्छेद 316, ऑप्शन नंबर 4 अनुच्छेद 317। इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 अनुच्छेद 315। अनुच्छेद 315 के अंतर्गत ही केंद्र स्तर पर और राज्य स्तर पर संघ लोक सेवा आयोग का गठन होता है। आप जिस भी राज्य में हैं उस राज्य में एक PSC या फिर PCS, अलग अलग नाम हो सकते हैं। PSC मतलब पब्लिक सर्विस कमीशन, PCS मतलब पब्लिक कमीशन फॉर सर्विस, दोनों ही तरह से बोल सकते हैं। PCS भी बोलते हैं, PSC भी बोलते हैं, तो दोनों ही होते हैं, PSC और PCS।
तो ये जो PCS और PSC होते हैं राज्यों में, यही होते हैं लोक सेवा आयोग, और इन्हीं का गठन होता है अनुच्छेद 315 के अंतर्गत। अनुच्छेद 315 के अंतर्गत भाग क्रमांक 14 में आते हैं। लोक सेवा आयोग से संबंधित सभी चीज़ें भाग क्रमांक 14 में आते हैं। अनुच्छेद 315 के अंतर्गत गठन होता है और ये आते हैं भाग क्रमांक 14 में। आपको बिल्कुल इन सबको याद रख लेना है, आपके एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी हो सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 26। क्षमा करें, क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। प्रश्न क्रमांक 26 था हमारा, ये प्रश्न क्रमांक 25 था अखिल भारतीय सेवाओं के लिए। प्रश्न क्रमांक 26 ये रिपीट हो गया है, तो इसके लिए जो संघ और राज्यों में लोक सेवा आयोग का गठन अनुच्छेद 315 के अंतर्गत होता है, ऐसा हमने बता दिया है। भाग 14 में आता है, अनुच्छेद 315 के अंतर्गत होता है, तो इस पॉइंट को ज़रूर याद रखेंगे आप। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 28। पिछड़े वर्ग की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत होती है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आपको बताना है पिछड़े वर्ग की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति होती है? पिछड़े वर्ग की दशाओं के अन्वेषण के लिए, उनकी स्थिति को देखने के लिए किस आयोग की नियुक्ति होती है, किस अनुच्छेद के तहत? ऑप्शन नंबर पहला है अनुच्छेद 340, ऑप्शन नंबर दूसरा है अनुच्छेद 341, ऑप्शन नंबर तीसरा है अनुच्छेद 342, ऑप्शन नंबर चौथा है अनुच्छेद 343। इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, अनुच्छेद 340। अनुच्छेद 340 ही वह अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत पिछड़े वर्ग की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति होती है, अनुच्छेद 340। इस अनुच्छेद को भाग 16 में, संविधान के भाग 16 में शामिल किया गया है, अनुच्छेद 340। जैसा कि मैंने बता दिया है कि जितने भी आयोग होते हैं, परिषद होते हैं, इन सब का जिनका उल्लेख संविधान में होता है, इन सब का गठन होता है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। भारत के राष्ट्रपति द्वारा इनका गठन किया जाता है। तो इस पॉइंट को आप याद रख लेंगे, अनुच्छेद 340 भाग क्रमांक 16 और भारत के राष्ट्रपति के माध्यम से इनका सब चीज़ होता है। तो इस सब पॉइंट्स को आप याद रख लेंगे, बहुत ज़रूरी हो सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, राजभाषा को किस भाग में शामिल किया गया है? संघ की राजभाषा, या फिर संघ की बोलचाल की, या फिर संघ की काम करने की भाषा, या फिर राज्य की काम करने की भाषा को किस भाग के तहत शामिल किया गया है? ऑप्शन नंबर पहला है भाग 15, ऑप्शन नंबर दूसरा है भाग 16, ऑप्शन नंबर तीसरा है भाग 17, ऑप्शन नंबर चौथा है भाग 18। इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, भाग 17। भाग 17 ही वह अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत राजभाषा को शामिल किया जाता है। राजभाषा का अर्थ है कि संघ की कार्य करने की भाषा, संघ मतलब भारत की कार्य करने की भाषा को राजभाषा कहते हैं। कार्य करने की भाषा, और इसी को शामिल किया गया है भाग क्रमांक, ना कि अनुच्छेद, भाग क्रमांक 17 के अंतर्गत, भाग 17 में शामिल किया गया है भारत की राजभाषा को। आप कमेंट करके बताएंगे कि वर्तमान में भारत की राजभाषा क्या है, भारत की राजभाषा किसे चुना गया है। आप कमेंट करके बताएंगे मेरे को कि भारत की राजभाषा क्या है। ये आपके लिए काम है, भारत की राजभाषा क्या है आपको कमेंट करके बताना है। भारत की राजभाषा क्या है आपको कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न देखते हैं, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा भाग क्रमांक 17। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 30। राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 अनुच्छेद 350, ऑप्शन नंबर 2 अनुच्छेद 351, ऑप्शन नंबर 3 अनुच्छेद 352, ऑप्शन नंबर 4 अनुच्छेद 353। इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 ही वह अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल अब तक 3 बार लग चुका है। पहला 1962 में भारत चीन युद्ध के समय, दूसरा 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय, और तीसरा 1975 में आंतरिक अशांति के आधार पर। इस प्रकार आपको याद रखना है कि भारत में अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा चुका है। आपको बिल्कुल याद रखना है, एग्जाम पूछा जा सकता है। 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा चुका है भारत में। और आपको बता दें कि राष्ट्रीय आपातकाल किस आधार पर लगाया जाता है। पहला है युद्ध काल में, जब युद्ध होता है उस समय में। दूसरा है बाह्य आक्रमण के आधार पर, बाह्य
आक्रमण के आधार पर, बाह्य आक्रमण के आधार पर लगाया जाता है। और तीसरा है सशस्त्र विद्रोह के आधार पर, सशस्त्र विद्रोह के आधार पर। तो इन 3 आधार पर आपको याद रखना है देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। जो तीसरा जो कारण था सशस्त्र विद्रोह, सशस्त्र विद्रोह, इसको पहले इसका नाम था आंतरिक अशांति, लेकिन 1978 में 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत आंतरिक अशांति को बदल करके सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत आंतरिक अशांति को बदल करके सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। तो इस प्रकार से भारत में 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा चुका है अब तक, और 3 आधार पर लगाया जाता है। तो इस पॉइंट को याद रखना है। इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 352 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा करते हैं। इस पॉइंट को बिल्कुल 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 याद रखना है। अगला पॉइंट देखते हैं, अनुच्छेद क्रमांक 31। राज्यों में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 अनुच्छेद 355, ऑप्शन नंबर 2 अनुच्छेद 356, ऑप्शन नंबर 3 अनुच्छेद 357, ऑप्शन नंबर 4 अनुच्छेद 358। इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 अनुच्छेद 356। किसी भी राज्य में अगर सरकारी तंत्र बोल सकते हैं, संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, किसी राज्य में सरकार गिर जाती है और ऐसी कोई पार्टी नहीं होती जो दूसरी सरकार बना सके, तो इस स्थिति में राज्यपाल की अनुशंसा पर, राज्यपाल वहाँ के राज्य की राज्यपाल के अनुशंसा पर भारत के राष्ट्रपति संबंधित राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा देते हैं, जब तक वहाँ पे नई संवैधानिक सरकार का गठन नहीं हो जाता। इस पॉइंट को याद रखना है कि भारत में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है अनुच्छेद 356 के अंतर्गत। इस पॉइंट को ज़रूर याद रख लेंगे, अनुच्छेद 356। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 32। प्रश्न 32 का वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 अनुच्छेद 357, ऑप्शन नंबर 2 अनुच्छेद 358, ऑप्शन नंबर 3 अनुच्छेद 359, ऑप्शन नंबर 4 अनुच्छेद 360। इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 अनुच्छेद 360। वित्तीय आपातकाल का अर्थ है कि देश में आर्थिक आपातकाल आ गया है। अब आर्थिक आपातकाल का मतलब है कि देश में विदेशी मुद्रा भंडार खत्म होने को आ रहा है। विदेशी मुद्रा भंडार जब खत्म होने की स्थिति में आता है तो उस स्थिति में देश में वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। आपको याद रखना है कि भारत में अब तक एक भी बार वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया है। भारत में कभी भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है अब तक। आपको इस पॉइंट को याद रखना है, वित्तीय आपातकाल कभी भी नहीं लगा है, जबकि राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लगा है और वित्तीय आपातकाल 1 भी बार नहीं लगा है। और जो राष्ट्रपति शासन है अलग अलग राज्यों में स्थिति के हिसाब से लगाया जाता है। तो इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद क्रमांक 360 के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल देश में लगाया जाता है। वित्तीय आपातकाल देश में लगाया जाता है। इस पॉइंट को याद रख लेंगे, अनुच्छेद 360। अगला प्रश्न देखते हैं, जम्मू कश्मीर को किस अनुच्छेद के तहत विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था? बहुत ही चर्चित विषय था, आपको बिल्कुल मालूम होना चाहिए। जम्मू कश्मीर को किस अनुच्छेद के तहत विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था? ऑप्शन नंबर 1 अनुच्छेद 369, ऑप्शन नंबर 2 अनुच्छेद 370, ऑप्शन नंबर 3 अनुच्छेद 371, ऑप्शन नंबर 4 अनुच्छेद 372। इस प्रश्न के लिए आपको बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 370, ऑप्शन नंबर 2। अनुच्छेद 370 के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था, किंतु 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया गया। जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया गया। केवल खंड 1 को बरकरार रखा गया है, केवल खंड 1 को वहाँ पे शेष रखा गया है। तो इस हिसाब से जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था अनुच्छेद 370 के अंतर्गत। इस पॉइंट को आपको याद रखना है, जम्मू कश्मीर को प्राप्त था 370 के अंतर्गत विशेष राज्य का दर्जा 370। इस पॉइंट को आपको याद रखना है, बल्कि बहुत ही चर्चित विषय है तो आपको याद ही रहेगा वो। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 34। हमने अपने थंबनेल में कहा था कि हम 30 प्रश्न लेंगे, लेकिन हमने एक्स्ट्रा 5 प्रश्न ले लिए हैं।
प्रश्न क्रमांक 34, अनुच्छेद 371 के तहत कितने राज्यों के लिए विशेष अनुबंध किया गया है? आपको बताना है कि कुछ राज्यों के लिए अनुच्छेद 371 के अंतर्गत विशेष अनुबंध, विशेष प्रावधान किए गए हैं। आपको वही बताना है कि उन राज्यों की संख्या कितनी है। पहला ऑप्शन नंबर 1 10 राज्य, ऑप्शन नंबर 2 11 राज्य, ऑप्शन नंबर 3 12 राज्य, ऑप्शन नंबर 4 13 राज्य। इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 12 राज्य। 12 राज्य हैं जिनके लिए अनुच्छेद 371 के अंतर्गत विशेष प्रावधान किया गया है। 371 के अंतर्गत विशेष प्रावधान किया गया है। इन राज्यों के नाम मैं आपको बतला दूँ, आप याद रखते जाएंगे या फिर कहीं नोट कर लेंगे। पहला राज्य है महाराष्ट्र, दूसरा गुजरात, तीसरा नागालैंड, चौथा आसाम, पाँचवा मणिपुर, छठा आंध्र प्रदेश, सातवां तेलंगाना, आठवां सिक्किम, नौवां मिजोरम, 10वां अरुणाचल प्रदेश, 11वां गोवा और 12वां कर्नाटक। इस प्रकार से 12 राज्य जो कि मैंने आपको नाम बताए अभी, उनके लिए विशेष प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 371 के अंतर्गत। तो इस पॉइंट को याद रख लेंगे, अनुच्छेद 371 के अंतर्गत 12 राज्यों के लिए ये प्रावधान किया गया है। बहुत ज़रूरी हो सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, याद रख लेंगे। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 35, राष्ट्रपति, राज्यपाल एवं राज्य प्रमुखों का संरक्षण किस अनुच्छेद के तहत तय किया जाता है? पहला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर पहला अनुच्छेद 360, दूसरा अनुच्छेद 361, तीसरा अनुच्छेद 362, चौथा अनुच्छेद 363। इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, अनुच्छेद 361 के अंतर्गत राष्ट्रपति, राज्यपाल और राज्य प्रमुखों का संरक्षण किया जाता है। जो भी इनको सिक्योरिटी प्राप्त होती है, राष्ट्रपति है, राज्यपाल है, राज्य प्रमुख है, ये किस अनुच्छेद के तहत उनको सिक्योरिटी प्राप्त होती है? तो इसके लिए सही उत्तर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 361 के अंतर्गत। अनुच्छेद 361 के अंतर्गत देश के जितने भी प्रमुख हैं, राज्य के प्रमुख जैसे राज्यपाल, देश का प्रमुख राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और अन्य जितने भी राज्य प्रमुख हैं, उनका सभी का संरक्षण अनुच्छेद 361 के अंतर्गत होता है। सभी का संरक्षण, इस पॉइंट को बिल्कुल आप याद रख लेंगे। अनुच्छेद 361 के अंतर्गत राष्ट्रपति, राज्यपाल और राज्य प्रमुखों का संरक्षण होता है 361 के अंतर्गत। इस पॉइंट को ज़रूर याद रख लेंगे। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल मास्टर क्लास को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके लिए बड़ी ही मेहनत से ये सारे वीडियोस बनाए जाते हैं और अगर आप इनको सब्सक्राइब करेंगे, चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे तो हमको और मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए और अच्छा वीडियो बनाने के लिए और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराने के लिए। तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें वीडियो को और अपने आंसर्स कमेंट बॉक्स में लिखते भी जाएं ताकि आपकी प्रैक्टिस होती चली जाए। और अगर आपको लगता है कि मैंने कोई जानकारी गलत दे दी है प्रश्न से संबंधित, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं ताकि अगली बार उस जानकारी को हम ठीक कर सकें। अगर आपने भारतीय संविधान की अनुसूचियों के जो वीडियो हैं अगर आपने नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप वहां से जा कर के भारतीय संविधान की जितनी भी अनुसूचियाँ हैं उनसे संबंधित सभी जानकारियाँ वहां से देख सकते हैं। आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, मास्टर क्लास को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।